सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कहानी है। कहानी का नाम है सरलता। सरलता का अर्थ ही होता है कोमलता, दूसरों के लिए अपने मन में अच्छाइयाँ लाना। तो आइए जाने इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले जाने इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य है कभी किसी का बुरा ना करने की सीख दूसरों को देना, दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा प्रदान करना। तो आइए जानते हैं इस कहानी का कि आज के मानव की सबसे बड़ी विडंबना क्या है। सहन शक्ति और सरलता में निरंतर जो गिरावट आ रही है। कहते हैं जो सहना जानता है वही जीना जानता है। मनुष्य में सरलता के अभाव में सद्गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दोषपूर्ण सोच के कारण छोटी छोटी बातों पर षड्यंत्र रचना आम बात हो गई है। मैत्री की अपेक्षा शत्रुत्व की भावना तेजी से विस्तार कर रही है, क्योंकि दोस्ती तो करने में वक्त लगता है मगर दुश्मनी में नहीं। सरलता मनुष्य की कायरता नहीं बल्कि मजबूती और ताकत है। इसके प्रभाव से कठिन कार्य भी अविलंब संपन्न हो जाते हैं। अगर सरलता से सहजता से आप कोई भी काम करें तो बहुत ही आसानी से आपके काम हल हो जाते हैं। तो आइए अब इस पाठ के द्वारा हम जानें कि सरलता शीर्षक का क्या अर्थ है। तो द्वारपाल युग की बात है यह। उन दिनों केरल प्रदेश में मेधावी नाम का एक राजा जो है राज्य करता था। दुर्भाग्यवश क्या होता है कि विवाह के पश्चात कई वर्ष तक उनके कोई संतान नहीं होते हैं। इससे राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते हैं, किंतु राजा को ईश्वर पर विश्वास था और वह सदा यही कहता रहता कि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सचमुच राजा का यह विश्वास एक दिन सच्चा साबित हुआ और ढलती आयु में उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने चंद्रहास रखा। चंद्रहास का सुंदर मुख देखकर राजा और रानी अपने सब दुख भूल गए, किंतु उनका यह सुख भोग अधिक दिनों तक न चला, क्योंकि शीघ्र ही रानी का देहांत हो गया। राजा ने माता का भार भी अपने ऊपर लिया और उसने राजकुमार की सेवा के लिए केसिनी नाम की एक सेविका को नियुक्त कर दिया और इस प्रकार राजकुमार के लालन पालन का पूरा प्रबंध करके राजा निश्चित हो गया। अब आइए जानें कि किस प्रकार राजा अकेले ही अपने माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा करते गए, किंतु विधाता को उसका यह सुख भी स्वीकार नहीं था। मगर किस्मत में उसको ये सुख भी भोगना नहीं था, क्योंकि एक युद्ध में परास्त होकर जब राजा मेधावी मरने लगा तो उसने अपनी विश्वास पात्र सेविका केसिनी को बुलाया और बालक राजकुमार चंद्रहास को उसके हाथ में सौंपते हुए कहा, आज से तुम इसकी माँ हुई और यह तुम्हारा पुत्र। तुम जानती ही हो कि शत्रुओं के आक्रमण से मेरा राज गया, संपत्ति गई, साथी गए और अब मेरे प्राण भी कुछ ही क्षणों में जाने वाले हैं। मुझे इन सबके हाथ से निकल जाने की उतनी चिंता नहीं जितनी इस अबोध बालक चंद्रहास की है, क्योंकि वो राजा उसे बताते हैं कि इनके हाथों से सारा कुछ चला गया मगर इन्हें उसका कोई दुख नहीं, जितना दुख होगा अगर इनका ये छोटा सा बच्चा भी उनके हत्थे चढ़ जाएगा। कोसानी ने चंद्रहास को अपनी छाती से चिपकाते हुए कहा, महाराज, जब आपने इसे मेरा पुत्र स्वीकार कर लिया तो फिर इसकी चिंता आप क्यों करते हैं। जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं चंद्रहास का बाल भी बांका ना होने दूंगी। मैं अपने प्राणों की तरह इसकी रक्षा करूंगी। और वो उनको वचन देती है कि उनके बेटे को अपने बेटा जैसा ही पालेगी। यह सुनकर मेधावी ने चैन की सांस ली और कहा, केरल मेरे शत्रु का गढ़ है, इसलिए राजकुमार के साथ तुम्हारा एक क्षण भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम अभी इसी क्षण यहाँ से कलंतरपुर चली जाओ, वहाँ के राजा मेरे मित्र हैं, वे तुम्हें अवश्य आश्रय देंगे। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। मेधावी की मृत्यु के पश्चात केसिनी तत्काल ही राजकुमार चंद्रहास को लेकर कलंतरपुर चली गई। कलंतरपुर नरेश में अपने मंत्री धृष्टबुद्धि को बुलाकर आदेश दिया, आप अपनी देख रेख में केसिनी और चंद्रहास के निर्वाह का पूर्ण प्रबंध कर दें, इन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो पाए।
उधर मंत्री धृष्टबुद्धि का एक पुत्र था मदन और एक कन्या थी विस्या। मंत्री ने कौसानी और चंद्रहास को भी अपने घर में ही रखा। एक दिन गालवय ऋषि भ्रमण करते हुए धृष्टबुद्धि के यहाँ ठहरे। चंद्रहास को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि वही कलंतरपुर के सिंहासन का जो है उत्तराधिकारी बनने वाला है, जो कि उसके पिता के मित्र की थी। इससे प्रसन्न होने के बजाय धृष्टबुद्धि के तन मन में आग लग गई। उसने सोचा, एक भगौड़ा राजकुमार जिसका घर है ना घाट, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनने और मेरा अपना पुत्र मुँह ताकता रह जाए, वह कैसे हो सकता है? क्योंकि यह समझता था कि कलंतरपुर नरेश का पुत्र न होने के कारण उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी है। चंद्रहास का अभी काम तमाम कर देना चाहिए ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब वो सोचने लगा कि मेरा पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, ना कि चंद्रहास, इसलिए इसे मार देना ही उचित होगा। यह षड्यंत्र रचकर धृष्टबुद्धि ने एक बधिक को बुलाया और उसे 5 सहस्त्र मुद्राओं का लालच देकर बोला, तुम वन विहार के बहाने से चंद्रहास को वन में ले जाकर उसके जीवन का अंत कर दो और निशानी के रूप में उसका कोई अंग काटकर मुझे ला दो। संयोग की बात है कि यह बधिक वन के जिस एकांत में ले जाकर चंद्रहास को मारने लगा, वही चंदनपुर का राजा कुलिंद शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। जब उसे पता चला कि मुद्राओं के लोभ में आकर वह बधिक बालक चंद्रहास के प्राण लेना चाहता है, तो कुलिंद ने कहा, हे बधिक, यदि तुम 5 सहस्त्र मुद्राओं के लिए इन निपराध और अबोध बालक को मारना चाहते हो, तो तुम 10 सहस्त्र मुद्राओं लो तथा चंद्रहास को मेरे हाथ में सौंप दो। अंधा क्या चाहे 2 आँख। ये तो बधिक था ही लालची, उसे और लालच मिल गई। बधिक ने 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर चंद्रहास को कुलिंद को सौंप दिया। चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां थीं। वह बधिक इसी 6ठी उंगली को काटकर धृष्टबुद्धि के पास ले गया। सिंहासन के लिए उसके पुत्र के मार्ग का कांटा सदा के लिए निकल गया, किंतु क्या पता कि तेरे मन में कुछ और है, विधान के मन में कुछ और, क्योंकि इंसान जो चाहता जरूरी नहीं कि ईश्वर भी उसके भाग्य में वैसा ही लिखे हों। संयोगवश चंदनपुर की रियासत कलंतरपुर को 20 सहस्त्र मुद्राएं वार्षिक कर देती थी। एक बार जब धृष्टबुद्धि कर उगाहने के लिए चंदनपुर गया, तो वहां नवयुवक चंद्रहास को देखकर उसके पांव के नीचे की धरती सरक गई, क्योंकि उसने तो उसे मारने का आदेश दे चुका था। किंतु कुटिल तो यह अव्वल दर्जे का था, इसलिए ऊपर से उसने प्रसन्नता प्रकट की और मन ही मन उसे मरवा देने का दूसरा उपाय सोच लिया। उसने 20 सहस्त्र मुद्राओं की वह राशि चंद्रहास को देकर कहा, तुम यह राशि और यह पत्र ले जाकर राजकुमार को दे दो, तब तक मैं अन्य राजाओं से कर उगाह कर आता हूँ। चंद्रहास घोड़े पर सवार होकर जब कलंतरपुर में पहुंचा, तो मारे थकान के उसका अंग अंग टूटा जा रहा था। उसने सोचा कि कुछ देर विश्राम करके नगर में जाऊंगा। यह सोचकर एक उद्यान में लेट गया। शीतल वायु लगने से उसे नींद आ गई। संयोगवश उसी समय धृष्टबुद्धि की पुत्री विस्या अपनी सखियों के साथ उद्यान में सैर करने के लिए आई हुई थी। सहसा विस्या की दृष्टि चंद्रहास की जेब में पड़े पत्र पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने वह पत्र निकालकर पढ़ा, तो उसमें लिखा था, प्रिय पुत्र मदन, यह संदेश पाते ही इस पत्रवाहक युवक को विष दे देना। पत्र पढ़कर विस्या ने चंद्रहास के मुख की ओर देखा और सोचा, इतने सुंदर राजकुमार को पिताजी भला क्यों विष पिलाने लगे? निश्चित ही वे इसके साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। किंतु लिखते समय वो विष शब्द के अंत में या लिखना भूल गए। यह सोचकर विस्या ने विष के अंत में या लिखकर यह पत्र उसी प्रकार चंद्रहास की जेब में रख दिया। धृष्टबुद्धि जब लौटा, तो यह देखकर उससे आश्चर्य हुआ कि चंद्रहास को वह मारना चाहता था, उसी का विवाह उसकी पुत्री विस्या से हो गया है। धृष्टबुद्धि अब भी अपने षड्यंत्र से बाज न आया। उसने प्रसन्नता में चंद्रहास को गले लगाया
और कहा, वह देखो नगर से दूर पहाड़ी पर देवी का एक मंदिर है। अभी भी वो षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आया था। अभी भी वो चाहता था कि किसी प्रकार चंद्रहास उससे दूर हो जाए, उसके राज्य से दूर हो जाए। तो उसने अब क्या षड्यंत्र रचाया, आगे आइए जाने। उसने प्रसन्नता में चंद्रहास को गले लगाकर कहा कि वह देखो नगर से दूर पहाड़ी पर देवी का एक मंदिर है। हमारे कुल की यह प्रथा है कि नवविवाहिता वर सायंकाल को अकेला ही पूजन करने जाता है। तुम भी आज शाम के वक्त वहां जाकर देवी की पूजन करो और लंबी आयु होने का वर प्राप्त करो। इधर दृष्ट बुद्धि ने मंदिर के पुजारी को 5 सहस्त्र मुद्रे देकर कहा, आज सायंकाल को जो भी युवक धूप दीप लेकर यहाँ पूजा करने आए, तुम उसका सिर काट देना। इस प्रकार इधर मंदिर में मृत्यु मुँह बाए खड़ी थी। उधर राजकुमार चंद्रहास धूप दीप लेकर मंदिर की ओर चला। विधाता की करनी देखिए, क्या होता है कि उसी मार्ग में मदन भी लौट रहा था। चंद्रहास को अकेले जाता देखकर मदन ने कहा, जीजा जी, यह धूप दीप मैं मंदिर में पहुंचा देता हूँ, आप धीरे धीरे टहलते हुए वहां चले आइए। कहना ना होगा कि जिस धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को मरवाने का षड्यंत्र रचा था, खुद उसी का पुत्र मदन उस षड्यंत्र का शिकार हो गया। पुत्र की मृत्यु से धृष्ट बुद्धि को इतना संताप हुआ, इतना पछतावा हुआ कि उसने भी अपने पेट में कृपाण भोग कर वहीं आत्महत्या कर ली। न केवल राजकुमार चंद्रहास तीसरी बार मृत्यु के मुंह से बचा, साथ ही साथ आने वाले समय पर वह राज्य का उत्तराधिकारी भी बन गया। तो सच है, मारने वाले से जो है बचाने वाले के हाथ हमेशा लंबे होते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए कि इस पाठ के माध्यम से हम ये जानते हैं कि सरलता से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बार बार षड्यंत्र रचने के बाद भी चंद्रहास की जीत हुई और उसकी पर की गई भविष्यवाणी भी सच होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।